होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के पहले हमें कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट क्लियर करना होगा। द प्रॉफिट अर्न बाय द सब्सिडरी कंपनी में बी कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में दिया होगा वो या तो कैपिटल प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू प्रॉफिट होगा या दोनों होगा, कुछ पार्ट कैपिटल कुछ पार्ट रेवेन्यू। प्रॉफिट बिफोर द होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स इट्स कंट्रोल, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी जिस दिन सब्सिडरी कंपनी में अपना शेयर परचेज करती उस दिन तक का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता, उसे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर द होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स इट्स कंट्रोल, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। मींस होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में जिस दिन शेयर परचेज किया उस दिन के बाद फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड तक जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। अब ये देखिए, ये एक चार्ट है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। आप टोटल प्रॉफिट ऑफ रिजर्व एज पर बैलेंस शीट, जो भी सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में दिया होगा वो टोटल प्रॉफिट या रिजर्व होगा। अब यहां एक चीज क्लियर कर दें आपको कि जो कंपनीज एक्ट 2013 का रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी दिया हो सकता है, रिजर्व के नाम से भी दिया हो सकता है और प्रॉफिट के नाम से भी दिया हो सकता है। ये आप देख लीजिएगा। और प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया और टोटल प्रॉफिट में से कैपिटल प्रॉफिट आप लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर जो भी बैलेंस आएगा ये होगा। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि टोटल प्रॉफिट या रिजर्व एंड सरप्लस किसी कंपनी के बैलेंस शीट में 5000 दिया है। इट मीन्स कि 5000 उनका टोटल प्रॉफिट है और 2000 डेट ऑफ एक्विजिशन पे है तो यानी रेवेन्यू प्रॉफिट 3000 होगा। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि 5000 तो बैलेंस शीट में गिवन होगा, कभी क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन 2000 की होगी कभी 3000 की होगी। मीन्स कभी क्वेश्चन में आपको बिफोर एक्विजिशन का प्रॉफिट गिवन होगा तो आप पोस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और कभी पोस्ट प्रॉफिट गिवन होगा तो आप टोटल में से पोस्ट को लेस करके प्री प्रॉफिट यानी कैपिटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और ये आपको डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे कि टोटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या आपको गिवन होगा। आपको उसी तरह वर्क करके अपना कैपिटल और रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेना है। फॉर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट द फॉलोइंग पॉइंट केप्ट इन माइंड। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पेरेंट ऑब्लिक होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडरी शुड बी कंबाइंड ऑन ए लाइन बाय लाइन बेसिस बाय एडिंग टुगेदर। कि जो भी होल्डिंग और सब्सिडरी की एसेट्स और लायबिलिटीज है उन दोनों को हमें लाइन बाय लाइन ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने एसेट्स ली, होल्डिंग कंपनी की एसेट्स और सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स, दोनों को ऐड करके हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाएंगे लाइन बाय लाइन। अब इसका इसी तरह अगर लायबिलिटीज है तो होल्डिंग कंपनी की जो लायबिलिटी होगी, सब्सिडरी कंपनी की जो लायबिलिटी होगी, दोनों को हम ऐड करके कंसोलिडेटेड कर लेंगे और कंसोलिडेटेड करने के बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर हम एसेट्स की बात करें तो नॉन करेंट एसेट्स होल्डिंग की भी गिवन होगी, सब्सिडरी की भी गिवन होगी, दोनों को ऐड करके हम कंसोलिडेटेड कर लेंगे और उसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इसी तरह करंट एसेट्स होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की ऐड करके हम कंसोलिडेटेड में ले जाएंगे। या नॉन करंट एसेट्स को अगर हम कई पार्ट में कर दें, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, तो तीनों को होल्डिंग की बिल्डिंग प्लस सब्सिडरी की बिल्डिंग दोनों को ऐड करके कंसोलिडेटेड में, होल्डिंग का प्लांट प्लस सब्सिडरी कंपनी का प्लांट दोनों को ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, होल्डिंग कंपनी के फर्नीचर और सब्सिडरी कंपनी के फर्नीचर को ऐड करके। मींस इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर करना है कि नॉन करंट एसेट्स के कोई भी आइटम हो दोनों को ऐड करके हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इसी तरह कैश, होल्डिंग और सब्सिडरी का ऐड करके
स्टॉक होल्डिंग सब्सिडी का ऐड करके और डेटर्स होल्डिंग सब्सिडी का ऐड करके हम कंसोलिडेटेड पे ले जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना होगा कि नॉन करंट एसेट्स गिवन है, नॉन करंट में जितने भी एसेट्स हो या करंट में जितने भी एसेट्स हो सबको ऐड करके हम कंसोलिडेटेड में ले जाएंगे। इसी तरह लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को हम देखेंगे, होल्डिंग और सब्सिडी दोनों की ऐड करके हम कंसोलिडेटेड में ले जाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो वो भी होल्डिंग सब्सिडी का ऐड करके, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो वो भी होल्डिंग सब्सिडी का ऐड करके। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लोन है तो वो भी होल्डिंग सब्सिडी का ऐड करके, और ट्रेड पेबल्स अगर गिवन है तो वो भी होल्डिंग सब्सिडी का ऐड करके। मींस आपको बस ये ध्यान रखना कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंबाइंड लाइन बाय लाइन बेसिस एडिंग टुगेदर, इस चीज को आप ध्यान रखना है। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय एसेट्स लायबिलिटी को ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट to the parent holding in subsidiary and the equity share capital of subsidiary should be eliminated। देखिए, जब भी आप होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो होल्डिंग कंपनी में एसेट साइड में आपको एक टर्म होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होगा जो होल्डिंग ने सब्सिडरी में किया है, और दूसरा सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल। इन दोनों को आप एलिमिनेट कर देंगे, मीन्स हटा देंगे, एडजस्ट कर देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इफ देयर इज नो कैपिटल प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। अगर सब्सिडरी कंपनी में कोई भी कैपिटल प्रॉफिट नहीं है तो 3 पॉसिबिलिटी होगी। यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल के इक्वल होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन इक्विटी शेयर होगा, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्विटी शेयर होगा। मीन्स आपको एक चीज ध्यान रखना है कि नो कैपिटल प्रॉफिट। नो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है कि सब्सिडरी कंपनी में जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेज किया उस दिन सब्सिडरी कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट नहीं था या कोई भी रिजर्व नहीं था। तो ऐसे केस में जब आप कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकालेंगे तो सीधे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इक्विटी शेयर कैपिटल को ध्यान में रखेंगे। प्रॉफिट बिफोर the holding company acquires its control pre-acquisition profit or capital profit means no capital profit means no profit or reserve in subsidiary company at the time of acquisition of share। और ये 3 केस में जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो इक्विटी शेयर कैपिटल से, मींस कि इक्विटी शेयर की वैल्यू अगर यहां पे देखिए, सपोज दैट इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू सपोज दैट क्वेश्चन में अगर 10,000 दी हुई है और आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा है, मींस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने किया है 12,000, तो ये 2,000 जो एक्सेस आप पेमेंट कर रहे हैं वो किस चीज का पेमेंट कर रहे होंगे, गुडविल का। और इक्विटी शेयर की वैल्यू अगर 10,000 है और आप पेमेंट कर रहे हैं 8,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके लिए, तो यहां पे आप प्रॉफिट में है, यानी होल्डिंग कंपनी में कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा। अब जो दोनों इक्वल है मीन्स 10,000 एंड 10,000, इस केस में नो कैपिटल रिजर्व नो गुडविल। तो ये देखिए, ये केस है कि जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन इक्विटी कैपिटल होगा तो ये गुडविल होगा, और कैपिटल रिजर्व होगा जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, तो उस केस में ये होगा। तो आप इसको देख लीजिए कि ये गुडविल का ये केस है और ये कैपिटल रिजर्व का ये केस है। अब इसके आगे, इफ देयर इज नो कैपिटल प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व में बी कैलकुलेटेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन सब्सिडरी लेस इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता तो डायरेक्ट आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग ने जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है और इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी दोनों को टैली करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल आएगा और कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अब ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट नहीं है तो रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट आफ्टर द होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स इट्स कंट्रोल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट मींस जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी का शेयर परचेज किया
उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, आप होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे रेवेन्यू का प्रॉफिट, यानी आफ्टर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाएंगे। और यहाँ हम प्रॉफिट वर्ड यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हो, वहां रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हो सकता है। तो आप समझ जाएंगे कि होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों ऐड करके कंसोलिडेटेड अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। ये इस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस होगा। नोट, प्रॉफिट आफ्टर द होल्डिंग कंपनी परचेज ऑफ शेयर इन सब्सिडरी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट उसी को कहते हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी हो सकता। एग्जाम्पल 1, 2, 3 हम अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। ये देखिए बैलेंस शीट ऐसे आपको क्वेश्चन में दी होगी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, या डिटेल्ड भी दे सकती है। बहुत ही सिंपल हमने लिया है, रिजर्व एंड सरप्लस केवल लिख दिया है, तो आप समझेंगे यही प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिबेंचर, करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, नॉन करेंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट। अब होल्डिंग एंड सब्सिडरी का ये बैलेंस शीट गिवन है, इससे आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप कि आप केवल होल्डिंग का शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा, सब्सिडरी का नहीं जाता शेयर कैपिटल, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और ये जो इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग का, ये दोनों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाता। इन्हीं दोनों को हम एलिमिनेट कर देते कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ले जाने के पहले। अब देखिए शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग का गया, और रिजर्व एंड सरप्लस की जब हम बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग का और प्लस सब्सिडरी का वो रिजर्व जाएगा यहाँ जो रेवेन्यू रिजर्व होगा, मींस पोस्ट एक्विजिशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और डिबेंचर हमने आपको पहले ही बताया कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज लाइन बाय लाइन ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएंगी, मींस होल्डिंग का डिबेंचर प्लस सब्सिडरी का डिबेंचर दोनों को ऐड करके कंसोलिडेटेड। क्रेडिटर्स भी होल्डिंग सब्सिडरी का ऐड करके जाएगा, फिर टोटल हो जाएगा। अब नॉन करेंट एसेट्स भी होल्डिंग सब्सिडरी का ऐड करके, करेंट एसेट्स भी होल्डिंग सब्सिडरी का ऐड करके ले जाएंगे और टोटल करेंगे। अब यह जो आपको शेयर कैपिटल, सब्सिडरी का और होल्डिंग का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब ये एलिमिनेट करेंगे तो उसमें हो सकता कि कैपिटल रिजर्व आए या गुडविल आए। कैपिटल रिजर्व अगर आएगा तो आप लायबिलिटीज में ले जाएंगे, और अगर गुडविल आती है तो आप उसको एसेट्स में शो करेंगे, तब जाके आपका बैलेंस शीट का बैलेंस टैली होगा। अब 1 बाय 1 इलस्ट्रेशन से हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए एग्जांपल 1, और इसमें लिखा हुआ है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट नो रिजर्व एंड सरप्लस। मींस सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट, जैसा कि आप सब्सिडरी कंपनी में देखेंगे टोटल प्रॉफिट या रिजर्व यहाँ 5000 है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि एज्यूमिंग दैट नो रिजर्व एंड सरप्लस, जिस दिन एक्वायर किया कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था, तो ये जो है पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस हुआ, मींस ये पूरा रेवेन्यू है, मींस कैपिटल नहीं है, ये पूरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। और अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं है तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट शेयर को यहां इन्वेस्टमेंट से हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए 30,000 का शेयर और 30,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी दोनों इक्वल हो गए, तो मेरा नो कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल, और हम डायरेक्ट जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो देखिए हम शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग के ले गए 50,000, और जब रिजर्व एंड सरप्लस हम ले जाएंगे तो वो 10,000 होल्डिंग का प्लस सब्सिडरी का रेवेन्यू रिजर्व हम ले जाते हैं तो 15,000, और बाकी डिबेंचर्स को ऐड करके, क्रेडिटर्स को ऐड करके, नॉन करेंट एसेट्स को ऐड करके, करेंट एसेट्स को ऐड करके, फिर उसके बाद हम टोटल कर देंगे। मेरा टोटल बोथ साइड टैली करेगा। अब एग्जाम्पल सेकंड पे हम आते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में भी जब हम आएंगे तो ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें भी वही लाइन लिखी है
कि डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट नो रिजर्व ऑन दैट डेट, मीन्स कि जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडी का शेयर खरीदा कोई रिजर्व नहीं था, यानी ये जो पूरा रिजर्व है ये रेवेन्यू रिजर्व है, मीन्स कैपिटल नहीं है। तो हम डायरेक्ट शेयर कैपिटल को एलिमिनेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो यहां देखिए 30,000 का शेयर कैपिटल, लेकिन जो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 32, मीन्स 30 की वैल्यू के लिए आप 32 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मीन्स एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं। तो एक्सेस पेमेंट जब आप करते हैं तो वो गुडविल के लिए करते हैं, तो 2000 यहाँ पे गुडविल क्रिएट होगी और वो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको शो करेंगे। तो देखिए बाकी सारी चीजें तो एज इट इज आपकी रहेंगी, ऐड होके जाएगा, लेकिन एसेट्स में आपकी 2000 ये गुडविल आ जा रही है और उसके बाद टोटल आपका टैली करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करेंगे तो उसमें कैपिटल रिजर्व या गुडविल आएगी। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा होगा, यहां जैसे इस क्वेश्चन में है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 32 ज्यादा है वो उससे, तो आपकी गुडविल आएगी। अगर यही कम होता 30 से तो आपका कैपिटल रिजर्व आता, जिसे आप लायबिलिटी में शो करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम देखते हैं, ये मेरा थर्ड एग्जांपल, और इसमें देखिए सेम एग्जांपल है 30,000 शेयर कैपिटल, लेकिन आपने परचेज कितने में किया उसको, आपने जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया 28,000 किया है, मीन्स 30,000 के लिए आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं 28, मीन्स 2,000 कम कर रहे हैं, तो 2,000 आपका प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। और बाकी सारी चीजें एसेट्स ऑन लायबिलिटी होल्डिंग सब्सिडरी की ऐड होके जाएंगी, लेकिन इस केस में 2000 आपका कैपिटल रिजर्व आएगा और उसके बाद ही बैलेंस शीट का टोटल आपके टैली करेगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता तो पूरे प्रॉफिट को हम रेवेन्यू मान के कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देते 10 + 5 15, और कैपिटल रिजर्व और गुडविल हम कैसे शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को करके एलिमिनेट करके कैलकुलेट करते हैं।